आपका पहला बच्चा आपकी देखभाल करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका दूसरा बच्चा जो है वो जिंदगी भर आपकी देखभाल करेगा। ये जो दुनिया है यहाँ पे हर कोई अपना प्लान बेचने में लगा हुआ है, यानी कि ज्यादा कमाने के चक्कर में आप वो भी ना गवा दें जो ऑलरेडी आपने कमाया हुआ है। जिसको कोई पैसे नहीं दे रहा उसको आप भी मत दो। सिंपल सा रूल है, सेफ रहेंगे आप। इफ यू कांट कन्विंस हिम, कंफ्यूज हिम। कितने लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं 3-3 पेज के, और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अलग, वो 20 पेज में अलग आती है कि पहले 10 साल आप हमें पैसा दो, फिर अगले 20 साल हम आपको पैसा देंगे। पिछले महीने मेरे पास मेरी आरएम का कॉल आया। उसने कहा सर एक बड़ा अच्छा प्लान आया है सिर्फ आप जैसे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। आपने जब अगर टाइटैनिक का टिकट लिया है तो जहाज तो डूबेगा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित जैन, फाउंडर ऑफ टैक्स रिप्लाई। आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए और कितनी की जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूं कि ट्रीट इन्वेस्टमेंट एज योर सेकंड चाइल्ड, यानी कि इन्वेस्टमेंट को आप अपना दूसरा बच्चा मानिए और उस पर उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना कि आप पहले बच्चे पे करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका एक बच्चा है, आप उस पर हर महीने 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट को अपना दूसरा बच्चा बना लीजिए और उस पर भी हर महीने 10,000 रुपये खर्च करिए। खर्च करने का मतलब है कि आप उसे कहीं पे सेव करिए, कहीं पे इन्वेस्ट करिए। कहाँ करना है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को आपने दूसरा बच्चा बना लिया। अब इसका फायदा क्या होगा कि 20 साल बाद आपका पहला बच्चा आपकी देखभाल करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका दूसरा बच्चा जो है वो जिंदगी भर आपकी देखभाल करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस इतनी है दोस्तों कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको एक बच्चा आपके पास हमेशा रहेगा जो आपकी हर वक्त देखभाल करेगा, चाहे कोई करे या ना करे। तो ये है इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट का माया जाल। देखिए आज की जो दुनिया है यहाँ पे हर कोई अपना प्लान बेचने में लगा हुआ है। उसे मतलब नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट से, आपकी नीड से, आपके पास फंड कितना है। उन्हें बस अपना प्लान बेचना है, प्लान बेच के वो निकल जाते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे कभी नहीं मिलते। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए आप इन्वेस्टमेंट के माया जाल से ज़रूर बचिएगा। आप जिससे सलाह ले रहे हैं एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो सलाह देने वाला है उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, उसके पास किसी एजेंसी की मेंबरशिप तो नहीं है, कहीं वो अपना प्लान रिकमेंड कर रहा हो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो इसलिए सलाह भी हमेशा दोस्तों सोच समझ के लेनी चाहिए। इस माया जाल से बच के रहिएगा। आगे आते हैं, कितने तरह की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट करिए, इस कंपनी का शेयर खरीद लीजिए या इस कंपनी में एफडी करा दीजिए, नहीं वो नहीं बता रहा मैं आपको। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्लान्स होते हैं और इस प्लान्स के पीछे जो बनाने वाले एक्सपर्ट बैठे हैं। हम जैसे एक्सपर्ट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो हम जैसे एक्सपर्ट जो होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सपर्ट्स, वो ये प्लान बनाते हैं। तो समझिए कितने तरह के प्लान्स होते हैं। पहला प्लान होता है फिक्स रिटर्न प्लान्स, यानी कि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलती है, गारंटेड रिटर्न एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। उसमें कोई रिस्क नहीं कवर होता आपका, सिर्फ और सिर्फ 100% रिटर्न। दूसरे तरह के प्लान्स होते हैं रिस्क प्लस रिटर्न प्लान, यानी कि उसमें आपको थोड़ा रिस्क कवर करते हैं, थोड़ा रिटर्न देते हैं, थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न। समझेंगे हम आगे क्या फायदे नुकसान है, बट अभी मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं। तीसरा होता है म्यूचुअल फंड, यानी कि जो शेयर मार्केट में नए लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फोर्थ है इक्विटी, प्योर इक्विटी। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आपको नॉलेज है शेयर मार्केट की, तो आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आइए आगे आते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहला रूल क्या है कि ज्यादा ब्याज के लालच में मूल ना गंवाएं। डोंट लूज प्रिंसिपल फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ज्यादा कमाने के चक्कर में आप वो भी ना गंवा दें जो ऑलरेडी आपने कमाया हुआ है। ऐसा बहुत होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि रिटर्न आएगी, बट रिटर्न तो छोड़िए, जो उनका वो इन्वेस्टमेंट की प्लान होता है, वो जो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो भी वापस नहीं आता। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ज्यादा लालच ना करें, क्योंकि जो भी आपको ज्यादा ऑफर कर रहा है उसके पीछे डेफिनेटली उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ टाइम पहले एक बैंक आया था जिसने कहा कि आप हमारे यहाँ अकाउंट खोलिए, हम आपको सेविंग पे 6% इंटरेस्ट देंगे। तो दोस्तों आप देखिए, जब सारे बैंक 3% दे रहे हैं तो वो 6 क्यों दे रहा है? तो इसका साफ मतलब है कि उसके पीछे उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसे पैसे नहीं मिल रहे लोगों से, उसको कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो ज्यादा आरओआई का लालच देके लोगों से इन्वेस्टमेंट करा रहा है। तो आपने फिर उस बैंक का हशर देखा बाद में कि क्या हुआ उसके साथ, और उनके कस्टमर को भी बड़ी प्रॉब्लम आई।
तो इसलिए सिंपल सा रूल है कि ज़्यादा ब्याज के लालच में अपना प्रिंसिपल ना गंवाएं, और जिसको कोई पैसे नहीं दे रहा उसको आप भी मत दो। सिंपल सा रूल है, सेफ रहेंगे आप। जिसको कोई पैसे नहीं दे रहा उसको आप भी मत दो। क्यों पैसे देना, गो विद द फ्लो। अगर आपको या तो उस फील्ड की नॉलेज हो, या तो आपने फाइनेंशियल उसके स्टडी किए हो, उसकी पूरा आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो, तब तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि नहीं बाकी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सिर्फ ROI देख के किसी भी कंपनी या बैंक में इन्वेस्ट मत करिए दोस्तों। दूसरा रूल होता है, इफ यू कांट कन्विंस हिम, कंफ्यूज हिम। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए कंपनी की स्ट्रेटेजी समझिए। कंपनी जब आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, कितने लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं 3-3 पेज के, और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग, वो 20 पेज में अलग आती है। तो इतने लंबे प्लान बनाते हैं कि एज अ कॉमन मैन वो कभी किसी के समझ आते ही नहीं है। प्लान देखिए कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि पहले 10 साल आप हमें पैसा दो, फिर अगले 20 साल हम आपको पैसा देंगे। तो होता क्या है दोस्तों, इसके अमाउंट भी वेरिएबल होते हैं। बोलते हैं इतना इन्वेस्ट करो फर्स्ट ईयर में, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फिर 11th ईयर से हम आपको पैसे देंगे। मान लीजिए 11th में 120, 12th में 140, 13 में 160। ये मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स ली है, आप स्ट्रेटेजी समझिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, कितने कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स बना दिए जाते हैं कि एज अ कॉमन मैन कभी वो किसी के समझ नहीं आते। आप एज अ कॉमन मैन इस प्लान की कभी भी ROI, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, IRR नहीं निकाल सकते। आप ना तो इसको कंपाउंड कर सकते हैं आउटफ्लो को, ना इनफ्लो को डिस्काउंट कर सकते हैं। इस सारा जो खेल होता है दोस्तों, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का होता है। जो पैसा आप दे रहे हैं कंपनी को, उसकी आप कंपाउंडिंग कर लीजिए, जो पैसा आपके पास आ रहा है उसकी डिस्काउंटिंग कर लीजिए, दोनों को नेट ऑफ कर दीजिए, आपको उसकी ROI मिल जाएगी ईजिली। बट कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट होते हैं वो हर साल चेंज कर दिए जाते हैं। पहले से डिसाइड होता है कि इतना अमाउंट आपको देना है, इतना मिलेगा, उस साल बाद मिलेगा, तब मिलेगा। तो प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से एज अ कॉमन मैन उसको समझ नहीं आता, और वो इस कंफ्यूजन में प्लान ले लेते हैं। बोलते हैं कि ठीक है पैसा मिल रहा है तो ठीक ही होगा, इतना लंबा प्लान बनाया है कंपनी ने तो अच्छा ही होगा, और वो ले लेते हैं। हमारे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो इस तरह के प्लान ले लेते हैं। जब हम उनके सामने ROI कैलकुलेट करते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि इसमें तो ROI नॉर्मल FD से भी कम है। तो हम उन्हें मना करते हैं कि इस तरह के प्लान जब तक आपको समझ ना आए, जब तक आपको नॉलेज ना हो, तब तक इस तरह के प्लान्स ना लें दोस्तों। दूसरे टाइप के प्लान्स होते हैं दोस्तों रिस्क प्लस रिटर्न प्लान, जहां पे थोड़ा रिस्क कवर होता है, थोड़ी रिटर्न मिलती है। ऐसे प्लान दोस्तों मैं हमेशा मना करता हूं अपने क्लाइंट्स को कि कभी भी रिस्क और रिटर्न को कंबाइन मत करिए। या तो रिस्क का प्लान अलग लीजिए, रिटर्न का प्लान अलग लीजिए। रिस्क और रिटर्न को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो उसमें ROI हमेशा डाउन होती है, और वो नॉर्मल आपकी कन्वेंशनल रिटर्न के प्लान से हमेशा कम रहती है। कैसे कम रहती है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने मेरे पास मेरी RM का कॉल आया। उसने कहा सर एक बड़ा अच्छा प्लान आया है सिर्फ आप जैसे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है बताइए क्या प्लान है। उसने कहा कि आपको हर महीने नहीं सॉरी हर साल आपको ईयरली 30,000 रुपये पे करने हैं 40 साल तक। एंड 30,000 रुपये मैं पे करूंगा 40 साल तक। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 करोड़ का रिस्क कवर मिलेगा, 1 करोड़ का मुझे टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। यानी मेरा रिस्क कवर हो गया, 100% रिस्क कवर हो गया, 1 करोड़ अच्छा अमाउंट होता है। मैंने कहा रिटर्न कहाँ है इसमें, तो रिटर्न उन्होंने कहा कि आपको ये जो पैसा आप हमें देंगे 40 साल तक, यानी कितना पैसा मैंने उन्हें दिया 30 × 40 12 लाख रुपए। वो कहते हैं हम 40 साल बाद आपका ये पैसा भी वापस कर देंगे, गारंटेड लिख के देंगे। तो पहली नज़र में तो मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्लान लग रहा है, इसमें तो बड़े सज्जन लोग हैं ये लोग कि एक तो मेरे को जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो भी वापस कर रहे हैं, साथ में मुझे 1 करोड़ का रिस्क कवर भी दे रहे हैं। बट जब मैंने थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करी तो दोस्तों मैं दंग रह गया देख के कि इसमें तो मुझे लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं सेम प्लान आपसे लूँ विदाउट रिटर्न, यानी कि मेरा रिस्क कवर कर दीजिए सेम अमाउंट सेम कंपनी, बट रिटर्न नहीं चाहिए मुझे, यानी 12 लाख आप हटा दो, मुझे बताइए फिर ये प्लान कितने का मिलेगा। उन्होंने कहा सर फिर आपको ये प्लान 15,000 में मिल जाएगा, बट आपका 12 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं 15,000 रुपये 40 साल तक दूंगा, यानी 6 लाख रुपए जो मैंने दिए वो 6 लाख मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो ये मेरा लॉस है। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ये 15,000 वाला प्लान ले लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए 15,000 रुपये हैं वो मैं अपने आप अपनी FD कराता हूँ हर साल बैंक में। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ ये कि मुझे किस में लॉस है किस में प्रॉफिट है। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो देखा कि अगर मैं बचे हुए 15,000 रुपये जो हैं ये मैं इनको ना देके अगर खुद से इन्वेस्ट कर दूं हर महीने हर साल,
तो मेरा ये अमाउंट 12 लाख से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इसमें मुझे लॉस हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लान का प्रीमियम बढ़ा दिया, बड़े हुए प्रीमियम को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आई उसमें से कुछ रिटर्न आपको दे दी, क्योंकि अपनी तरफ से तो देगा नहीं कोई भी कंपनी, आपके पैसे से ही आपको दिया जाएगा। तो मैं अपना जो रिटर्न है वो उन्हें क्यों दूंगा इस प्लान में, मैं खुद नहीं इन्वेस्ट कर दूंगा उसको, कहीं भी एफडी करा दूंगा, मेरा 12 लाख से ज़्यादा बनता है। तो दोस्तों कभी भी रिस्क और रिटर्न के प्लान नहीं लेने चाहिए जब तक आपको उसकी आरओआई, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, आईआरआर की नॉलेज ना हो। कैलकुलेट करिए, आप पाएंगे ज़्यादातर प्लान्स में आपको रिस्क प्लस रिटर्न में नुकसान ही होगा। इसलिए रिस्क का प्लान अलग लीजिए, रिटर्न का प्लान अलग लीजिए। अब आते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड और इक्विटी पे, कि म्यूचुअल फंड क्यों लेने चाहिए और इक्विटी किसको लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, म्यूचुअल फंड और इक्विटी में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है वो शिप की तरह होता है, यानी कि आप शिप में एक बार चढ़ तो सकते हैं, आप उसका टिकट ले सकते हैं कि आपने शिप का टिकट ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस शिप से जाना है और कहाँ जाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। बट एक बार आप शिप बोर्ड हो गए, शिप पे आपने बोर्ड कर लिया, उसके बाद आपका शिप पे कोई कंट्रोल नहीं होता। शिप जो है वो कैप्टन अपनी मर्जी से चलाएगा, वो रूट अपने आप डिसाइड करेगा, वो उसकी स्पीड जो है वो अपने आप डिसाइड करेगा, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेम होता है म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड बाय तो कर सकते हो एक बार, लेकिन वो म्यूचुअल फंड आगे पैसा कहाँ लगा रहा है वो उसका मैनेजर जो है, जो उसका कैप्टन है वो डिसाइड करता है। उसकी जो स्पीड है वो डिसाइड करता है कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा कब लगाना है। सब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, ना स्पीड होती ना रूट होता। दूसरा जो इसकी आरओआई होती है वो भी नॉर्मल इक्विटी से कम होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी अर्न करेगी पहले उसमें से अपने खर्चे लेस करेगी, जो उनके अपने खर्चे हैं, इतना बड़ा ऑफिस मेंटेन किया हुआ है, इतने सारे लोग रखे हुए हैं, उनका खाना पीना, उनका जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उनकी सैलरी, सब कुछ इस प्रॉफिट में से निकलेगा। उस प्रॉफिट के बाद अगर कुछ बच गया तो वो आपको देंगे, अदरवाइज वो मना कर देंगे जी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क था, हमने तो पहले ही आपसे साइन कराए थे, वो आपको दिखा देंगे, ये देखिए साइन किया हुआ है आपने, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदे होते हैं कि इतनी रिटर्न आई है हमारी, म्यूचुअल फंड उन्हें बेच दिया गया कि देखिए पास्ट में हमारी 15% की आरओआई है, 20% की आरओआई है, उन्होंने प्लान खरीद लिया, उसके बाद उनका पैसा जितना उन्होंने लगाया था उतना भी नहीं बचा आज की डेट में। तो ऐसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान से लगाइएगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से मैनेज कर रही है फंड्स, आपको कुछ बच गया प्रॉफिट में से तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें लॉक इन होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में लॉक इन होता है, कि कुछ होते हैं जिसमें लॉक इन नहीं होता, पर ज्यादातर इसमें लॉक इन होता है। तो लॉक इन से क्या होता है कि आप उसमें एग्जिट नहीं कर सकते अप टू सर्टेन पीरियड, यानी कि आप शिप में चढ़ तो सकते हैं लेकिन उतर नहीं सकते। दोस्तों कहाँ जाएंगे उतर के? एक बार शिप चला गया समुद्र में तो कहाँ उतरेंगे? तो इसका नुकसान क्या होता है कि आपको दिख रहा है कि जहाज डूब रहा है, कि लॉस हो रहा है मेरे म्यूचुअल फंड में, बट आप फिर भी एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि लॉक इन है। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपने जब अगर टाइटैनिक का टिकट लिया है तो जहाज तो डूबेगा ही। तो अब आते हैं हम इक्विटी पे। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी इज लाइक प्राइवेट टैक्सी, कि आपने एक टैक्सी हायर करी, अब आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, आप ड्राइवर को बोल सकते हो भाई थोड़ा तेज चलाओ, मुझे जल्दी जाना है, इस रूट पे जाम है, इधर से ले लो, ठीक है। तो इसी तरह आप इक्विटी में अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैंने एक इक्विटी खरीदी, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने उसको एग्जिट कर लिया, तुरंत बेच दिया, उसके बदले दूसरी कंपनसेट कर ली। इस तरह आप अपने आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं इक्विटी में, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आरओआई भी ज़्यादा होती है क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं है। यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड कंपनी सारे खर्चे लेस करती है, उसके बाद बचा हुआ आपको देती है। तो यहाँ पे आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं, पर इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इक्विटी में तभी हाथ डालिएगा जब आपको इस शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज हो, अदरवाइज मत डालिएगा। फिर आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पैसा लगाना है, उसके बाद बाकी काम म्यूचुअल फंड कंपनी का है। लेकिन दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। आगे आइए दोस्तों, मार्केट रिस्क लेवल। देखिए मार्केट रिस्क जो होता है वो सब प्लान्स में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अलग है, प्योर इक्विटी में अलग है। म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो कंपनी है वो अपना मेजर अमाउंट डेब्ट्स में लगाएंगी, डिवेंचर्स में लगाएगी, और जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसमें कंपनी अपना मेजर फंड्स इक्विटी में लगाएगी। तो देखिए रिस्क लेवल जो होता है
वो नीचे से ऊपर जा रहा है। यानी कि जो डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, उसमें रिस्क लेवल बहुत ही कम होता है। जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसमें रिस्क थोड़ा सा हाई होता है, और जो प्योर इक्विटी है उसमें तो रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसमें ROI भी ज़्यादा होती है। तो रिस्क जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कुछ तूफानी करने के चक्कर में ऐसा ना हो आपकी हाई रिस्क ले लें और बाद में आपका सारा पैसा डूब जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क भी उतना ही लें जितना बियर कर सकें, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये कहावत है दोस्तों। लेकिन रिस्क हमेशा अपनी कैपेसिटी में ही लेना चाहिए। हमने बहुत लोग बर्बाद होते हुए देखे हैं जो शेयर मार्केट के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं, जो उन्होंने शेयर से कमाया भी नहीं होता, कमाया दूसरे बिजनेस से होता है, लगा देते हैं शेयर में, सारा पैसा उनका डूब जाता है। सिर्फ उनकी रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं अपनी कैपेसिटी से, और आखिर में उनकी नेटवर्थ जो है वो जीरो हो जाती है और वो कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके सारे प्रॉस एंड कॉन समझिएगा। फिक्स रिटर्न प्लान है तो कितना फिक्स्ड है, रिस्क प्लस रिटर्न है तो कितना रिस्क में मेरा प्रीमियम जा रहा है, कितना रिटर्न के लिए जा रहा है, म्यूचुअल फंड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड है उसमें मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, इक्विटी ले रहे हैं तो कौन सी इक्विटी ले रहे हैं। ये सारे प्लान्स आप डिस्कस करके किसी एक्सपर्ट से समझ के, कोई भी आपका एक्सपर्ट हो, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप उससे भी सलाह ले सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई हो आप उससे कैलकुलेशन करवा सकते हैं। बट बिना कैलकुलेट करे कोई भी प्लान कभी मत लीजिएगा दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल है। हमेशा सेफ रहिए और अपने पैसे को भी आप बढ़ाइए। ज़्यादा लालच के चक्कर में अपना कमाया हुआ भी कहीं आप ना गवा दें, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस हमारी यही कोशिश है। हमारा मोटिव कोई प्लान बेचना नहीं है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सारे प्लान से रूबरू करा रहे थे कि आपको पता हो कि किस प्लान के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। थैंक यू।